मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष वर्ग 12th का हिंदी लेकर आया हूं, जो आपके आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर के लिए मैं लेके आया हूं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर, बहुवैकल्पिक प्रश्न के उत्तर के लिए लेके आया हूं, जो आपको बहुत ही सहायक साबित होगा जब आप इसकी तैयारी करेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत ही कीमती तरीका है या ढंग है तैयारी करने का। हर चैप्टर वाइज मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव और सब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊँगा इम्पोर्टेंट। तो आज सबसे पहले आपका अच्छी सफलता के लिए मैं आप लोगों की कामनाएं करता हूं। आप अच्छी सफलता के लिए हमारे आदर्श ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबाएं। आइए मैं आरंभ करता हूं। आज का आपके दिगंत का पहला चैप्टर है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित, शीर्षक बातचीत, जो निबंध है, जो क्या है, निबंध है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, रचनाकार किस काल के। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है: आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल। आप मेरा जो नंबर दिया हुआ है कमेंट के लिए, कमेंट करने के लिए जो ये है प्लेस है, उस पर आप कमेंट करें। आप अपना क्वेश्चन का आंसर, मैं देखूं आपके क्वेश्चन के आंसर में कि आप कितनी तेज़ी में उसको कर सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन का जो आंसर है डी, आधुनिक काल के क्या है, ये कवि हैं। किस काल के? आधुनिक काल के कवि हैं। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना? इस पर गौर कीजिए। इसका दिया हुआ आपको 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन से दिए हुए? 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में कौन सा रचना उनका लिखा हुआ नहीं है? अब देखिए, ये पहला है नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। दूसरा है 100 अजान एक सुजान। तीसरा है सद्भाव का अभाव। चौथा है परीक्षा गुरु, यानी डी है परीक्षा गुरु। ABCD ऑप्शन में आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप देखिए कि नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो इसका आंसर है आपको सही ऑप्शन है डी। सही ऑप्शन क्या है? डी। और ये डी है क्या? इसको गौर से देखिए, परीक्षा गुरु। यानी कहने का तात्पर्य है कि परीक्षा गुरु ये रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, और इसके ऊपर जितनी रचनाएं 3 हैं वो बालकृष्ण भट्ट की हैं। इससे आपको उधर उनकी 3 रचनाएं भी याद हो गई। आइए फिर मैं आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ। इससे आगे का चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऊपर में था नहीं है, और नीचे में है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना? जरा गौर कीजिए। ए में क्या है? रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। बी में है कछुआ भरम। सी में है रेणुका। डी में है प्राच्य विद्या, प्राच्य विद्या। अब 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में आप गौर से देखें, रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इसलिए इसका सही आंसर हुआ ए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना या बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? तो रेल का विकट खेल। इसके बाद का क्वेश्चन है आपको जो 5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने
अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा? इसके ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद है बी में डॉक्टर नागेंद्र, सी में है रामचंद्र शुक्ल, डी में है रामविलास शर्मा। डी में क्या है? रामविलास शर्मा। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है आप कमेंट करें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। देखिए आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट का, तब फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। किसने कहा? ये 4 राइटर हैं, 4 लेखक हैं। ये 4 लेखक में किसने इनको क्या कहा? बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में किसने रखा? तो अब खोजिए। तो मैं ये आपको बताऊं, ए नहीं है, बी नहीं, सी है। रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा कि बालकृष्ण भट्ट अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं ये बहुत ही सटीक और वो हो रही, लोकप्रिय हो रही, इसलिए ये उस श्रेणी में आते हैं। तो इसको रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूँ, 6 नंबर का क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? युग ऊपर में काल आया था, काल अलग है और युग अलग है, इस पर आपको मैं अंतर स्पष्ट करूंगा बाद में। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो पहला है प्रसाद युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है द्विवेदी युग, चौथा है स्वतंत्रोत्तर युग। तो इनके जीवनी को अगर पढ़ेंगे तो इनकी जीवनी में स्पष्ट है कि ये भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं। अब इसका अगला पेज लाना है। इसका अगला पेज आपके सामने ला रहे हैं। क्वेश्चन है जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका। गौर कीजिए क्वेश्चन पर, जैसा क्वेश्चन को याद भी कीजिए, दिमाग में बैठाइए कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका कौन सा है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका कौन सा? उसके 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में अब देखिए गौर से, विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ की बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अब कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का ये करूँगा, तो अब गौर कीजिए इस पर। तो सबसे सटीक आंसर, इसका जो सटीक उत्तर है वो ये है कि अवाक होकर बातचीत करना, अवाक होकर बातचीत करना। अब ये सबसे सटीक तरीका है, यानी सबसे उत्तम तरीका, सबसे बेहतर बेस्ट तरीका है। क्या? किस चीज़ का? बात करने का, बातचीत का। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, वो है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसके चारों ऑप्शन को गौर से देखिए। तर्क, उसके बाद है आपको जिज्ञासा, उसके बाद है आत्मीयता, उसके बाद है प्रवाहपूर्ण भाषण। गौर से देखिए, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता और प्रवाहपूर्ण भाषा। प्रवाहपूर्ण भाषा का मतलब हुआ बेधड़क बोलना,
तो ये क्या कहता है कि संवाद मतलब एक दूसरे से, संवाद का माने होता है एक दूसरे से बात करने का महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, यानी संवाद में महत्वपूर्ण क्या है। तो ये है आपको सबसे कीमती चीज इसमें है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। ऑप्शन ए में है तर्क, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है आत्मीयता, चौथा है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका सटीक आंसर, सही जवाब है आत्मीयता। सही उत्तर क्या है इसका? आत्मीयता, यानी अंदर आदमी अपनी बात को दिल से खोल के रख दे, ये वो संवाद के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ। प्रश्न संख्या 9, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? आप गौर कीजिए, 4 ऑप्शन में, प्रताप नामक, कर्मवीर नामक, हिंदी प्रदीप नामक, ज्योत्स्ना नामक। तो आप इसमें गौर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आप अपना आंसर। तो ए प्रताप नामक, बी कर्मवीर नामक, सी प्रदीप नाम हिंदी प्रदीप नामक और डी ज्योत्स्ना नामक। लेकिन इसका सटीक आंसर है आपको सी हिंदी प्रदीप नामक, हिंदी प्रदीप नामक। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो गौर से पढ़िए। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संयोगिता ये स्वयंवर जो है ये किसकी रचना है? ए श्री निवास दास की, बी श्याम सुंदर दास की, सी रामचंद्र शुक्ल की, डी लाला भगवान दीन की, डी लाला भगवान दीन की। तो आप गौर कीजिए इसका सटीक आंसर क्या है। इसका सटीक आंसर है आपको सी रामचंद्र शुक्ल, सी रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का में क्या कहा जा रहा है जरा गौर से देखिए। कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? इसमें आप गौर कीजिए, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या मैं बोल रहा हूँ। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान बी में है आपको नूतन ब्रह्मचारी, सी में है आपको शिशुपाल वध और डी में है प्रभावती। डी में क्या है? प्रभावती। आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, तब मैं आपको सटीक आंसर बताऊंगा, सही उत्तर बताऊंगा। पहला क्या है? नूतन ब्रह्मचारी। ए में है 100 अजान एक सुजान, बी में है आपको नूतन ब्रह्मचारी, सी में है शिशुपाल वध और डी में है प्रभावती। अगर आप गौर करेंगे तो डी इनका सही उत्तर है प्रभावती। प्रभावती उनकी कृति नहीं है, उनकी रचना नहीं, मतलब उनका लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद आप आइए 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी विधा के आधार पर क्या। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। वो है ए का ऑप्शन है एकांकी, बी में है कहानी, सी में है यात्रा स्मरण, डी में है ललित निबंध। जब इनकी जीवनी को पढ़ेंगे, इनकी जीवनी में ये चीज़ आया है कि जो पैराग्राफ में वहाँ पर कि ये कौन सा निबंध है, ये कौन सा निबंध है या कौन सा इसका विधा है, इसकी विधा क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित विधा है। एकांकी वो होता है जो जिसमें ड्रामा होता है, जिसमें पात्र होता है, जो पात्र स्टेज पर प्रस्तुत करता है। कहानी वो होता है जो बहुत सारी बातों को मिलाकर जो लेखक लिखते हैं वो कहानी होता है। यात्रा संस्मरण वो होता है जो यात्रा की बातें, यात्रा का वर्णन जिसमें होता है। और ललित निबंध, तो आप गौर कीजिए कि इसमें न
पात्र का ये न ये कहानी के आधार पर है, न ये यात्रा स्वयंवर, बल्कि ये ललित विधा है, ललित निबंध। क्या ये? इसकी विधा ललित निबंध है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ? डी, ललित निबंध। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपको 2018 और 2020 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का आप सटीक सही ढंग से अपने इस पर पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। बातचीत शीर्षक चूँकि निबंध है इसलिए उनके निबंध का नाम बताएं। तो 3 ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन मैं आपको ला देता हूँ। तो ये है क्या? बातचीत, ये जो बातचीत शीर्षक है निबंध, इसके निबंधकार कौन है? अगर आपने विषय सूची का सही ढंग से अध्ययन किया होगा, जो विषय सूची मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका आपने सटीक अध्ययन किया होगा, तो उसमें इसका नाम, चूँकि लेख और लेखक का नाम यानी निबंध और निबंधकार का नाम ये बड़ी आसानी से मैंने पेश किया उसको। तो ये इसके जो बातचीत शीर्षक के लेखक हैं वो है ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में रामधारी सिंह दिनकर, डी में इनमें से कोई नहीं। वो अगले पृष्ठ पर है, वो आएगा डी में। तो इसके लेखककार जो निबंधकार हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसलिए ए पर आप टिक लगाइए, बालकृष्ण भट्ट इसके निबंधकार हैं। इसके बाद अगला पेज मैं लेके आपके सामने आ रहा हूँ। अगला पेज क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको बता रहा है कि ये बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, अर्थात बालकृष्ण भट्ट कब पैदा हुए। ये गौर से देखिए क्वेश्चन को, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो आप इनके ऑप्शन पर गौर कीजिए, 23 जून 1843, 23 जून 1844, 23 जून 1845 और 23 जून 1800। तो बालकृष्ण भट्ट के जन्म को मैंने इनकी जो जीवनी मैंने प्रस्तुत किया था उसमें भी बड़े अच्छे ढंग से बताया है, और मैंने जो विषय सूची प्रस्तुत की है उसमें भी बड़े अच्छे ढंग से बताया। अगर आपने उसका अध्ययन किया होगा तो आप फौरन कमेंट कर दिए होंगे कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को, अर्थात बी आंसर इसका सही है। इसका बी जो उत्तर है वो सटीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, इस पर जरा गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि चूँकि ये चीज़ उसमें भी बताया गया है, विषय सूची में भी, और आपको इनकी जीवनी में भी बताया गया कि इनका निधन कब हुआ। अगर आपने उसका सही अध्ययन किया होगा तो आपका आंसर सबसे पहले कमेंट में आएगा कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। ए में है आपको 20 जुलाई 1912, बी में है आपको 20 जुलाई 1913, सी में है 20 जुलाई 1914, डी में है 20 जुलाई 1915। चूँकि ये देखिए जुलाई टोटल उसी में है, ईयर का फ़र्क है, तो आपको गौर करना पड़ेगा उस पर, उसको सही ढंग से याद कर लेना पड़ेगा, दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा कि चूँकि वहाँ जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं वो आपके दिमाग ही का टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट से आपको यह है कि इसको गौर से ये करना पड़ेगा, चूँकि इसका सही सटीक आंसर है सी, 20 जुलाई 1914। यानी बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई। जो आपने अगर वहाँ पढ़ा होगा, वहाँ सटीक ये रखा होगा, तो उससे आपको आसानी से ये क्वेश्चन हल हो रहा है। मैंने उस वक्त भी बताया था कि जीवनी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेखक के। जिसने विषय सूची याद कर लिया उसने 14 से 15 नंबर क्वेश्चन को अपने हाथ में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बालकृष्ण भट्ट रहते कहाँ थे, अपना जीवन कहाँ व्यतीत किए। तो इसमें आपको ए में है समस्तीपुर बिहार, बी में है पटना बिहार, सी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश, डी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चूँकि मैंने उनका निवास स्थल
इनके जीवनी में बड़े अच्छे ढंग से बताया है, वहाँ आप याद किया होगा। अब कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इनका सटीक आंसर है डी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे। इसको इस तरह समझिए कि बाल कृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे, बाल कृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे। तो ए में है आपको 1000, बी में है 1001, सी में है 1002, डी में 1003। अगर आपने इनकी जीवनी का सही अध्ययन किया होगा मेरे चैनल के माध्यम से, उसमें बहुत स्पष्ट कर दिया गया था ये 1000 है। कितने हैं? 1000 है। तो इस प्रकार आपका ए आंसर सही हुआ, ए उत्तर सही हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम क्या है? मतलब बालकृष्ण भट्ट ने जो प्रहसन लिखा उसका नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से चुन के बताना कि क्या है। इस 4 ऑप्शन में से चुन के बताना है क्या? जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों, नई रोशनी का विष, अत्याचार या आचार विडंबन, आचार विडंबन। तो अब गौर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट का इंतज़ार है। तो इसका सटीक आंसर, सही आंसर है ये तीनों, बी, ये तीनों बी। इसके बाद आइए, आपको मैं 19 नंबर क्वेश्चन पर ले जा रहा हूँ। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी? अब उपन्यास के बारे में गौर से समझिए कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी। तो इसमें आप आके देखिए, गौर से इसके ऑप्शन चारों को देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी। गौर दीजिए कीजिए, यहाँ पर नहीं और कभी हाँ कर देता है, इसमें परेशानी हो जाती है। क्या हो जाती है? परेशानी हो जाती है। अब आप इसको गौर करके इसके ऑप्शन को पढ़िए। ए, रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। बी में है अजात शत्रु। सी में है गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा। डी में है हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। अब आप अपने दिमाग पर जोर दीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको जानकारी है तो, नहीं है तो मैं इसका सटीक उत्तर आपको बताऊंगा। अब देखिए, रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, अजात शत्रु, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। अगर आपने पुस्तक में इनकी पूरी जीवनी को पढ़ा होगा, इनकी रचना को पढ़ा होगा, कृति को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अजात शत्रु इनकी का जो है वो क्या है? अजात शत्रु इनके द्वारा लिखा गया नहीं, उपन्यास नहीं है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। यानी अब आप देखिए कि आपको एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि इसके चारों ऑप्शन को अगर आपने याद किया तो 4 में बी निकल गया, अजात शत्रु इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं। अब रहस्य कथा इनके द्वारा लिखी गई है, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी इनके द्वारा लिखी गई है, 100 अजान एक सुजान लिखी गई है, गुप्तवैरी लिखी गई है, रसातल यात्रा लिखी गई है, उचित दक्षिणा लिखी गई है, हमारी घड़ी लिखी गई है, सद्भाव का अभाव इनके द्वारा लिखा गया। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, इनकी सारी रचनाएं उपन्यास की वो आपको सामने आ गई और आपने याद कर लिया उसको। इसके आगे आप आइए, क्वेश्चन नंबर 20, खाली जगह में जगह भरें। अनेक प्रकार की शक्तियाँ, खाली जगह में भरना है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने। अब एक चीज़ गौर कीजिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन से बाहर चला गया थोड़ा सा, इसको मैं इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि स्क्रीन से बाहर जाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप आइए देखिए क्या कह रहा है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें खाली जगह भी एक है। आप अगर आप किताब का अध्ययन किए होंगे पुस्तक का, तो आपको पहला लाइन के दूसरे अंतिम में ये बात बड़े स्पष्ट रूप में बता दी गई है। क्या है? अब देखिए, स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, सीमवाक शक्ति
और डी में क्या है ऑप्शन, उसको देख लीजिए। डी में ऑप्शन है घान शक्ति। तो आप आइए, मैं आपको फिर बैक में लाता हूँ कि क्या कह रहा है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें खाली जगह भी एक है। तो इसका अब चारों ऑप्शन सुन लिए, इसका सटीक आंसर है सी, वाक शक्ति। सटीक आंसर क्या है, सही उत्तर क्या है, इसका शुद्ध उत्तर है वाक शक्ति अर्थात सी। कौन सा, वाक शक्ति अर्थात सी। अब अगला पृष्ठ पर आप आइए। अगले पृष्ठ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 22 नंबर क्वेश्चन, बाईस नंबर क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन में ये बहुत ही कीमती है। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एडिसन का मत क्या है। एडिसन जो एक वैज्ञानिक थे, उसका मत क्या है, किस मामले में मत क्या है, किसी खोज के मामले में, किसी के नहीं, बल्कि बातचीत के मामले, चूँकि जो शीर्षक चल रहा है आपका बातचीत, उसके मामले में उनका क्या कहना है, किसका, एडिसन का। तो पहला है कि सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है, सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में होती है। इसका आपने अगर पुस्तक का अध्ययन किया होगा या आपने मेरे उस वीडियो को देखा होगा जो मैंने इस शीर्षक को पढ़ाया बताया है, तो इसका असल आंसर है एडिसन के मत के अनुसार के बीच हो सकती है, 2 व्यक्तियों के बाद बीच हो सकती है। यही इसका सटीक आंसर है एडिसन के मत के अनुसार। एडिसन ने कहा कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। इसके बाद आपको 22 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है। ये निबंध है, आलोचना है, रेखा चित्र है या शब्द चित्र है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन में इसका उत्तर, इस प्रश्न में इसका उत्तर छिपा हुआ है क्या, शीर्षक निबंध, यानी ये निबंध है। इसकी विधा क्या है, निबंध है, अर्थात ये इसका सही है। तो आप क्वेश्चन को सटीक, कभी कभी एग्जामिनर आपका वो करने के लिए, सही ढंग से आपको जांचने के लिए कर क्या देता है कि आपको उलझाने के लिए उसी में, यानी आप परेशान हो जाइए, उसी में चीज़ सेट कर देता। आप गौर कीजिए, 22 शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की। उसके बाद है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। ये क्वेश्चन अभी आपको 21 में पूछा गया, इस साल से पहले जो एग्ज़ाम हुआ, तो कैसे निकल जाता है, इसको समझने के लिए आप देखिए। पहली चीज़ है क्या, बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। अब का चूँकि शीर्षक बातचीत है, बातचीत 2 व्यक्ति के बीच, ऊपर आपने सुना कि एडिसन का मत है कि असली बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो बहस करके, तो बहस जहाँ पर होती है तो बहस से झगड़ा बढ़ जाता है या बहस से मनमुटाव हो जाता है, तो ये तो सटीक आंसर नहीं होगा। झगड़ा करके भी कभी धुआं मवाद बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जब झगड़ा होता जाएगा तो दुश्मनी बढ़ती जाएगी। उसके बाद है बातचीत के माध्यम से या बातचीत के जरिए या हंसकर तो एक आदमी अकेला हंस सकता है, उसके दिल की बात निकल सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की नहीं। तो बातचीत करके दूसरे व्यक्ति से क्या हो सकता है कि उसके अंदर जो जमा हुआ धुआं या मवाद है वो आसानी से निकल सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए। ये विज्ञान का, संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का। आप कमेंट करें और आपके कमेंट का इंतज़ार है, तब मैं आपको सटीक आंसर बताऊंगा
तो सटीक आंसर इसका है संस्कृत से। संस्कृत में बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? संस्कृत विषय का। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपके जहन में खटकता होगा। ये कि एक आदमी है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? कि 16 वर्ष तक इंसान की आवाज़ यानी मनुष्य की आवाज़ उसके कानों में नहीं गई थी, क्योंकि वो जानवरों के बीच रहता था, इसलिए उसके इसमें नहीं गई थी। तो स्टील के, फ्राइड के, संडे के और एडिसन के। तो ये एक बड़ी इसकी बात है। ये है कि भाई एक आदमी 16 साल तक मनुष्य की बात नहीं सुनी, तो वो कौन सा था? तो वो था एडिसन। कौन था? एडिसन। पर एडिसन ने बात, आवाज़ तो मनुष्य की थी पर भाषा उसने जानवर का बोला था। आवाज़ मनुष्य की उसके कान में 16 साल बाद गई, लेकिन किस भाषा में बोला था वो? पशुओं के, जानवरों के भाषा में बोला था वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शायद ये अंतिम क्वेश्चन, शायद क्या ये अंतिम क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट का क्या उद्देश्य है इस शीर्षक को लिखकर? वो क्या आपको समझाना चाहते हैं या इससे क्या आपको पाठ्य मिलता है, सबक मिलता है? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक आंसर आपको होगा बातचीत की शैली। सटीक आंसर क्या होगा? बातचीत की शैली। इस तरह अभी आपने 12th क्लास के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के में चलने वाले हिंदी दिगंत पुस्तक के पहले पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक क्वेश्चन का आपने अभी अध्ययन किया। यह अध्ययन आपके लिए कितना लाभदायक है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना याद रख सकते हैं। हमने तो आपको इसको दे दिया और आप इसको ये करके याद करें। अगर इसका PDF चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं और उस संपर्क से आपको ये इसका PDF दिया जाएगा, जो लिख के इसमें आपके ऑब्जेक्टिव आया है, तो वो आपको फ़ायदेमंद भी होगा। तो इसके लिए आप कि कुछ ये होगी, वहाँ पर अगर संपर्क करेंगे टेलीग्राम पर तो वो आपको बता दिया जाएगा इसके तरीके क्या हैं। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप मेरे आदर्श ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें और अपने साथियों को भी जुड़ने के लिए आमंत्रित करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी रिजल्ट अच्छा हो। आइए, ये पहले चैप्टर का आपको मैंने बताया, इसके बाद अगले चैप्टर का आएगा। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि अभी नहीं, एक आध डेढ़ महीना बाद एग्जामिनेशन से एक आध महीना पहले मैं आपको पूरी बुक का, पूरी पुस्तक का एक मॉडल क्वेश्चन तैयार करके दूंगा, और जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है कि उसी मॉडल से सारे क्वेश्चन रहेंगे। अभी कोशिश हो रही है कि अभी जो 11 तारीख से आपका अगर टेस्ट एग्जाम होने जा रहा, तो उससे पहले भी कोशिश करें कि कुछ क्वेश्चन से दें, लेकिन इसका वादा मैं गारंटी के साथ नहीं करता हूँ। लेकिन एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन का ये कोशिश की जा रही है कि आपको मॉडल क्वेश्चन दिया जाए। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को देखा और इससे कुछ सीखने की कोशिश की। जय हिंद।